हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल विकास, जो कि बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक आपका चैप्टर है। दोस्तों, आपकी बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम, सामाजिक अध्ययन, कंप्यूटर, संस्कृत, हिंदी, दोस्तों सभी की जो है वीडियो चैप्टर वाइज बना के प्लेलिस्ट में हमने डाल दी है, तो आप जाके सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बाल विकास की अगले चैप्टर की बात करेंगे, उसको हम समझेंगे कि जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। बाल विकास की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सब को दोस्तों इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर के हर एक सब्जेक्ट के सभी पेपर जो है ईयरली हम आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों, उसकी भी प्ले लिस्ट आपको हम जो है बना देंगे। और दोस्तों, आपकी एग्जाम के टाइम पे हर एक जो है बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आपको उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहें। तो देखिए दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम समझेंगे बाल विकास की प्रकृति। तो देखिए, नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राणी के गर्भ में आने से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त होने की स्थिति मानव विकास है। क्या है दोस्तों, अब देखिए इसको समझिए इस लाइन को, कि प्राणी के गर्भ में आने, यानी गर्भ आप समझ सकते हैं, गर्भ में आने से लेकर प्रौढ़ता प्राप्त होने की स्थिति मानव का, देखिए इस होने की स्थिति मानव विकास होता है। मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। देखिए, मानव विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। इन कारकों को दो प्रमुख जो है दो वर्गों में बांटा गया है, एक है जैविक और सामाजिक। दोस्तों, इसको हम समझने वाले हैं। देखिए, तो देखिए जैविक, दोस्तों हम देखेंगे जैविक विकास। जैविक विकास का दायित्व माता पिता पर होता है और सामाजिक विकास का किस पर होता है दोस्तों, वातावरण पर। वातावरण पर जैविक होता है माता पिता पर और सामाजिक होता है वातावरण पर। अब लगभग 9 माह अर्थात 280 दिन तक माँ के गर्भ में रहता है और सबसे ही तब से ही जो है उसकी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसकी किसका दोस्तों, बालक की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए आगे, जब जब भ्रूण विकसित होने लगता है तो पूर्ण बालक का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। प्राकृतिक नियमानुसार उसे गर्भ से पृथ्वी तक आना ही पड़ता है। तब बालक की विकास की प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से विकसित होने लगती है। बालक के विकास का वंशानुक्रम अतिरिक्त वातावरण का भी प्रभाव पड़ने लगता है। देखिए, पहले जो है जब तक वह गर्भ में रहता है दोस्तों सिर्फ वंशानुक्रम प्रभाव पड़ता है, फिर जब वह प्रत्यक्ष रूप से जो है विकसित होने लगता है तो उस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ने लगता है। और जन्म से संबंधित विकास को वंशानुक्रम तथा समाज से संबंधित विकास वातावरण कहते हैं। क्योंकि जो बच्चा है वो किससे सीखता है, समाज जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण से सीखता है। इसे प्रकृति या नेचर तथा पोषण भी यह नेचर कहा जाता है, नर्चर कहा जाता है। वुडवर्थ का कथन है कि एक पौधे का वंशक्रम उनके बीच में निहित और उसके पोषक का दायित्व उसके वातावरण पर होता है। तो दोस्तों, इन्होंने वातावरण को देखिए माना है। अब देखिए, वंशानुक्रम का अर्थ एवं परिभाषा है। दोस्तों, हम समझने वाले हैं वंशानुक्रम यानी मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। तो देखिए समझिए दोस्तों, वंशानुक्रम तो साधारणतः जैसे माता पिता होते हैं, ध्यान से सुनिए, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। उसे अपने माता पिता की शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। अब देखिए, बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उसके पहले पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वंशानुक्रम तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि जो है माता पिता एवं पूर्वजों से शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होने को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। अब देखिए देखिए अब देखिए, वंश परंपरा और पैतृकता, अनुवांशिकता आदि नामों से पुकारते हैं। बालक में उत्पन्न विशेषताओं के लिए उनके माता पिता को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, बालक में उत्पन्न विशेषताएं, अगर कोई बालक किसी भी कोई विशेषता पाई जाती है तो उसके लिए माता पिता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि उनके सगे संबंधियों को भी जो है नहीं ठहरा सकते हैं। अब देखिए, इनकी परिभाषाएं दी हैं वंशानुक्रम की। दोस्तों, इसको हम समझेंगे। देखिए, रूथ, तो दोस्तों आप वंशानुक्रम समझ गए होंगे। अब देखिए, रूथ एवं बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। क्या है दोस्तों, वंशानुक्रम
माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का, देखिए इसमें आपको गुणों ध्यान रखना है, माता पिता से क्या गुणों का नाम ही जो है वंशानुक्रम है। अब देखिए वुडवर्थ के शब्दों में देखेंगे दोस्तों, वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भधारण के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती हैं, जो कि वंशानुक्रम कहलाती हैं। अब देखेंगे हम जेम्स ड्रेबर, माता पिता की विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं माता पिता के जो गुण होते हैं दोस्तों, वो बच्चों में हस्तांतरित होना क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। अब देखिए हम देखेंगे आगे इस प्रकार। अब देखेंगे जे.एस. थॉमसन के शब्दों में, वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पन्न संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। अब देखिए उपर्युक्त विद्वानों के मतों से स्पष्ट होता है कि वंशानुक्रम की धारणा अमूर्त होती है और इसको हम व्यक्ति के व्यवहार एवं विशेषताओं के द्वारा ही जान सकते हैं। अतः मानव व्यवहार का वह संगठित रूप है जो छात्र में उसके माता पिता और पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित होता है, को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे वंशानुक्रम क्या कहलाता है, यानी कि जो माता पिता यानी जो पूर्वज होते हैं हमारे, माता पिता एवं पूर्वज, इनके जो गुण होते हैं दोस्तों, जो वंशानुक्रम जो गुण होते हैं उनके जो हम इन्हीं गुण हम में हस्तांतरित हो जाते हैं, यानी जब बालक होता है उसमें जो हस्तांतरित हो जाते हैं उन्हीं गुणों को क्या, हस्तांतरित गुणों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम। इतना आपको याद रखना है बस। अब देखिए वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। मानव शरीर कोषों यानी सेल्स का योग होता है, आपको पता है सेल्स के कितने सेल्स पाए जाते हैं। शरीर का आरंभ केवल एक कोष से होता है जिसे हम संयुक्त कोष जाइगोट कहते हैं। यह कोष देखिए 24,81,632 और इसी क्रम में संख्या में आगे बढ़ता है। संयुक्त कोष को दो उत्पादकों कोषों का योग है। इसमें से एक कोष पिता का होता है जिसे पितृकोष कहते हैं, स्पर्म, और दोस्तों दूसरा होता है माता का जिसे हम मातृकोष ओवम कहते हैं। अब देखिए उत्पादक कोष भी संयुक्त कोष के समान संख्या से बढ़ते हैं। पुरुष और स्त्री की प्रत्येक कोष में 23 गुण देखिए होते हैं और इस प्रकार संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों के संबंध में मन ने लिखा है, देखिए मन कोई जो है लेखक मनोवैज्ञानिक हैं, तो दोस्तों मन ने क्या लिखा है, देखिए हमारी सब असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में निहित होती है। ये विशेषताएं गुणसूत्रों के विद्यमान त्रयकों जेंस में होती है, अतः हमें संयुक्त कोष, गुणसूत्र तथा प्रत्येक पैतृक के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। देखेंगे दोस्तों संयुक्त कोष और गुणसूत्र। अब देखेंगे यानी संयुक्त कोष जाइगोट, ये गाढ़ी और तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म का बना होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक या न्यूक्लियस होता है जिसके भीतर गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखें गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स, प्रत्येक कोशिका की नाभिक में डोरों के समान रचना पाई जाती है जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ये गुणसूत्र सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमेशा किस में पाए जाते हैं दोस्तों, जोड़ों में पाए जाते हैं। इस प्रकार देखिए, और जो आपका साइटोप्लाज्म नाभिक के अंदर होता है उसके भीतर गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। दोस्तों आप संयुक्त कोष के बाद गुणसूत्र, इसके बाद हम देखेंगे आपका गुणसूत्रों में 23 जोड़े होते हैं जिसको हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आधे पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं और आधे माता के द्वारा। और इन्हीं गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों, गुणसूत्रों में छोटे छोटे तत्व होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं, और इन्हीं को जो है मिल जाने से हम वंशानुक्रम का नाम देते हैं। देखिए वंशानुक्रम की प्रक्रिया में गुणसूत्र का महत्व है। अब देखिए पैतृक यानी जीन, एक गुणसूत्र के अंदर वंशानुक्रम के अनेक निश्चायक तत्व पाए जाते हैं जिनका पैतृक जीन कहा जाता है। जैसा कि एनास्टासी ने लिखा है, पैतृक वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक है जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होता रहता है। अतः अपने माता पिता और पूर्वजों से जन्मजात विशेषताओं के रूप में हमें जो भी प्राप्त होता है वह माता पिता द्वारा प्रत्येक किए गए पैतृकों के माध्यम से माँ के गर्भ में जीवन प्रारंभ होने और शुक्र कीट द्वारा अंडकोश का निषेचन होने लगता है। देखिए इसी समय अतः यह
स्वतः ही पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं दोस्तों, वंशानुक्रम की प्रक्रिया। अब देखिए ये वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम, लॉ एंड द थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी। तो हम समझेंगे दोस्तों, वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिकों तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक एवं रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न परीक्षण एवं प्रयोग किए गए हैं। वंशानुक्रम के स्वरूप को इन्हीं परीक्षणों के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। अतः विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई खोजों को हम सिद्धांत एवं नियम मानते हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित है। देखिए बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत दोस्तों हम देख रहे हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम। तो हम देखेंगे बीजकोश की निरंतरता का नियम। और देखिए लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म जो है प्लाज्म। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीजकोश कभी नष्ट नहीं होता। इस नियम के प्रतिपादक बीजमैन है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा, बीजमैन। आपसे पूछा जाता है कि बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था, तो बीजमैन। देखिए सिंपल है, बीज से बीजकोश और बीज से बीजमैन। देखिए इन्होंने कहा था कि बीजकोश का कार्य केवल उत्पादकों कोषों यानी सेल्स का निर्माण करना है। जो बीजकोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीजकोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। परंतु इसकी आलोचना करते हुए B.N. झा ने लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता। अब देखिए इसकी आलोचना किसने की थी, अगर आपसे पूछा जाए, बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत दिया था दोस्तों बीजमैन ने, उनके सिद्धांत की आलोचना की थी B.N. झा ने। आप इसको याद रखिए। इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता बालक के जन्मदाता ना होकर देखिए केवल बीजकोश के संरक्षण है, जिसे वह अपने संतान को देते हैं। और बीजकोश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है मानो एक बैंक से निकालकर दूसरे बैंक में रख दिया जाता। इस मत से वंशानुक्रम की यह प्रक्रिया की व्याख्या न कर पाने के कारण अमान्य है। दोस्तों इन्होंने इस प्रकार से जो है बीजमैन के सिद्धांत की आलोचना की थी। अब हम देखेंगे दोस्तों समानता का नियम, लॉ ऑफ रेसेम्बलेंस। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। इस नियम को स्पष्ट करते हुए सोरेनसन ने लिखा है, देखिए, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। इस प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी माता पिता के समान होते हैं। यह नियम भी अपूर्ण है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि काले माता पिता की संतान गोरी या मंदबुद्धि माता पिता की संतान बुद्धिमान होती है। अब देखिए यह नियम कैसा है दोस्तों, यह नियम अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा, आप गांव से ही कोई दोस्तों आपका जो है गांव से ही जो है इतना जो है टैलेंटेड होगा, और कोई दोस्तों उनके माता पिता भले ही काले हों परंतु वह जो है देखने में गोरे लगते हैं। जो मंदबुद्धि का होता है, कुछ बालक जो है बुद्धिमान होते हैं शुरू से ही, और उनके बालक माता पिता जो है ऐसे ही होते हैं। तो दोस्तों इसको हम इस प्रकार से जो है समानता नहीं दिखा सकते हैं कि जैसा शारीरिक रचना होगी या जो है आपका जो रंग होगा, आपकी बुद्धि होगी, उसी प्रकार की आपके बच्चों में होगी। तो दोस्तों आपके जो गुण होते हैं, सूत्र होते हैं, वह उसमें मिलते हैं, परंतु जो है इस प्रकार से वह मंद बुद्धि माता पिता की संतान बुद्धिमान हो सकती है। अब देखिए विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर कुछ भिन्न होते हैं। इसी प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब इसको समझिए विभिन्नता के नियम को। यह इनका मानना है कि माता पिता बिल्कुल समान ना होकर भिन्न होते हैं। जो बालक होते हैं माता पिता से भिन्न होते हैं, और माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी, देखिए आपने देखा होगा एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं मान लीजिए आप, और दोस्तों अगर यह जो बच्चे हैं, एक आप जो है गोरा होगा एक काला होगा, आपने ऐसा खुद देखा होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार जो है विभिन्नता का नियम यही बतलाता है कि एक माता पिता के जो बच्चे होते हैं वह भी बुद्धि और रंग में जो है एक दूसरे से स्वभाव में भिन्न हो सकते हैं। अब देखिए भिन्नता का नियम प्रतिपादित करने वालों में डार्विन और लेमार्क ने इसका नियम दिया था। दोस्तों आप इसको याद रखेंगे, विभिन्नता का नियम डार्विन और लेमार्क ने अपने प्रयोगों और विचारों द्वारा यह मत प्रकट किया है कि उपयोग न करने वाले अवयव व विशेषताओं का लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है, और नपुंसक उत्पत्ति तथा प्राकृतिक चयन द्वारा वंशानुक्रमीय विशेषताओं का उन्नयन होता है। अब देखिए प्रत्यागमन का सिद्धांत, लॉ ऑफ रेजरेशन। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। प्रत्यागमन शब्द का अर्थ विपरीत होता है। तो दोस्तों प्रत्यागमन से आप समझ जाइएगा कि गुण विपरीत होंगे। अब देखिए जब बालक माता पिता
से विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है। जैसे मंदबुद्धि माता पिता की जो संतान प्रखर बुद्धि होना। इस नियम के संदर्भ में विद्वानों ने निम्नलिखित जो है धारणाएं प्रस्तुत की हैं। देखिए, यदि वंश सूत्रों का मिश्रण सही रूप से नहीं हो पाता है तो विपरीत विशेषताओं वाले बालक विपरीत होते हैं। कैसे? यदि वंश सूत्रों का मिश्रण सही से नहीं मिल पाता है तो होते हैं दोस्तों बालक विपरीत विशेषताओं के। अब देखिए, जागृत और सुषुप्त दो प्रकार के गुण वंश को निश्चित करते हैं। विपरीत विशेषताएं सुषुप्त जो है गुणों का परिणाम होती है। अब देखिए, अर्जित गुणों के संक्रमण का जो है नियम। अब देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड टेस्ट। अब देखिए, इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उसकी संतान को प्राप्त नहीं होते। इस नियम को अस्वीकार करते हुए विकासवादी लेमार्क ने कहा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो अर्जित किया जाता है और उसके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित करता है। अब इसको देखिए, लेमार्क ने जिराफ की गर्दन का लंबा होना परिस्थिति बस बताया है, लेकिन अब वह वंशानुक्रम हो चुका है। लेमार्क ने, देखिए दोस्तों, लेमार्क का कहना था कि जो जिराफ है उसकी गर्दन जो लंबी होती है दोस्तों, तो वो क्यों होती है? क्योंकि उसको पत्ते खाने के लिए उसको ऊपर करनी पड़ती थी। तो दोस्तों, उसका जो ये बूढ़ा था, जो जिराफ था, उसकी गर्दन छोटी थी, तो वह करता गया, ऊपर खाता गया, पत्ती खाते खाते दोस्तों उसका बच्चा हुआ, वह भी खाता गया दोस्तों, वह खाता गया। इसी प्रकार जो उसके गुण, जो वंशानुक्रम के गुण होते गए, वो बच्चे में मिलते गए। उसकी गर्दन है जो सबकी एक एक करके लंबी होती गई। तो दोस्तों, वह इस प्रकार बताते हैं जो है जिराफ की गर्दन के बारे में। अब देखिए, लेकिन अब यह वंशानुक्रम हो चुका है। लेमार्क ने इस कथन की पुष्टि मैकडूगल और पवलोव ने चूहों पर, हैरिसन ने पतंगों पर परीक्षण करके ही आज के युग में विकासवाद एवं अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है। इस संबंध में बोर्डमैन ने लिखा है कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया अपने आधुनिक ज्ञान से संपन्न होने पर यह बात प्रायः असंभव जान पड़ती है कि अर्जित गुणों को संक्रमित किया जा सके। जैसे यदि आप कोई भाषा बोलना सीख लें तो क्या आप पैतृकों द्वारा ज्ञान को अपने बच्चों को संक्रमित कर सकते हैं? इस प्रकार के किसी प्रमाण की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन्होंने जो है इस सिद्धांत को नहीं माना। अब देखिए, मेंडल का नियम दोस्तों, यह जो है इन्होंने मटर पे जो अपना परीक्षण किया था, इसको याद रखिएगा। जो है यह जो है आपके जो नियम पूछे जाते हैं, इस नियम के अनुसार वर्णक संकर, देखिए एक संकर मटर होती है दोस्तों, या वर्णक संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होते हैं। इस नियम को जो है चेकोस्लोवाकिया के मेंडल नामक पादरी ने प्रतिपादित किया था। उसने अपने बगीचे में बड़ी, छोटी और मटरें बराबर संख्या में मिलाकर बोई थी। उगने वाली मटरों में देखिए उन्होंने कौन कौन सी जो है अपने बगीचे में दोस्तों, एक थी बड़ी मटर और छोटी मटरें बराबर बराबर संख्या में बोई थी। अब देखिए, उगने वाली मटरों में सब क्या थी? वर्णशंकर मटर थी। तो दोस्तों, सबसे पहले उसने बड़ी मटर और छोटी मटर बराबर बराबर संख्या में बोई। उगने वाली मटर थी, वह थी वर्णशंकर जाति की थी। अब देखिए, मेंडल ने इस वर्णशंकर मटरों को फिर बोया। इस प्रकार उसने उगने वाली मटरों को कई बार बोया। अंत में ऐसी मटर मिली जो वर्णशंकर होने के बजाय शुद्ध थी। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब हो सकता है? जैसा कि निम्नलिखित चित्र से देखिए, इससे हम समझते हैं क्या। पहले उन्होंने जो है शुद्ध मटर और जो है शुद्ध छोटी मटर, जो है बड़ी और छोटी मटर को बोया, और जब दोस्तों इन्होंने दोनों मटरों को बोया तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया वर्णशंकर मटर को पाया। इसके बाद देखिए, जब वर्णशंकर मटर को उन्होंने बोया, इसके बाद उन्हें शुद्ध मटर जो है शुद्ध बड़ी मटर 25% मिली, और जो है शुद्ध छोटी मटर भी 25% मिली, और जो है बड़ी और वर्णशंकर मटर जो है 50% मिली। अब दोस्तों देखिए, जो है वर्णशंकर मटर जो है उनकी जो है परसेंट ज़्यादा हो गया, और देखिए छोटी मटर के लिए 25% इन्होंने बोया था। शुद्ध जो है आपका देखिए शुद्ध मटर यानी कि शुद्ध बड़ी मटर और छोटी मटर बोई थी, उनसे क्या दोस्तों मिला? वर्णशंकर मिला। उन्होंने वर्णशंकर को फिर से बो दिया। उसमें जब उसकी प्रतिशत निकाली गई, उसमें चेक किया गया, तो दोस्तों उसमें शुद्ध बड़ी मटर थी 25%, और जो है इसकी जो वर्णशंकर जाति की मटर थी वह 50% थी। देखिए इसको इस प्रकार से मेंडल ने चूहों पर भी प्रयोग किए और पूर्व निष्कर्षों को प्राप्त किया। उसने सफ़ेद और काले चूहों को एक साथ रखा। इनमें समागम से पहले काले चूहे उत्पन्न हुए, फिर
वर्णशंकर चूहे को एक साथ रखा, इसमें सफेद व काले दोनों प्रकार के चूहे उत्पन्न हुए। मेंडल के प्रयोग से निम्न निष्कर्ष निकला। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने सफेद और काले चूहों को एक साथ रखा, तो क्या मिला, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है काले चूहे उत्पन्न हुए। फिर इन्होंने क्या किया कि वर्णशंकर चूहों को भी एक साथ रख दिया, तो फिर इनसे क्या सफेद और काले दोनों प्रकार के चूहे उत्पन्न हुए। तो अब देखिए इनके प्रयोगों से क्या निष्कर्ष निकला। मेंडल का नियम प्रत्यागमन को स्पष्ट करता है। बालक में माता पिता की ओर एक एक गुणसूत्र आता है। गुणसूत्रों की अभिव्यक्ति संयोग पर निर्भर करती है। एक ही प्रकार के गुणसूत्र अपने ही प्रकार की अभिव्यक्ति करते हैं। जागृत गुणसूत्र अभिव्यक्ति करता है, सुषुप्त नहीं करता। कालांतर में यह अनुपात 1:2 और 2:4, 1:2, 1:2 हो जाता है। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, इसको देखेंगे। अब देखिए, बच्चे के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम के प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न प्रयोग किए हैं। यह सिद्ध किया कि बालक का विकास वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। तो देखिए, वंशानुक्रम निम्नलिखित प्रकार से बाल विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए, तंत्र की बनावट, यानी तंत्र में प्राणी की वृद्धि, सीखना, आदतें, विचार और आकांक्षाएं आदि केंद्रित रहते हैं। तंत्र बालक में वंशानुक्रम से भी प्राप्त होते हैं। इससे ही ज्ञानेंद्रियां, पेशियां और ग्रंथियां आदि प्रभावित होती हैं। छात्र की प्रतिक्रियाएं तंत्र पर निर्भर होती हैं। अतः हम बालकों के तंत्र के विकास को सामान्य, पिछड़ा एवं असामान्य आदि भागों में विभाजित कर सकते हैं। और बालक भविष्य तंत्र की बनावट पर भी निर्भर करता है। बुद्धि पर प्रभाव पड़ा, इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग में स्पष्ट कर दिया है कि वंशानुक्रम के द्वारा ही छात्र में बुद्धि आती है, अतः बुद्धि को जन्मदाता माना है। स्पीयरमैन ने बुद्धि में विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों को वंशानुक्रम की देन माना है। बालक की बुद्धि वंशानुक्रम पर निश्चित होती है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, जो बुद्धि का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि वंशानुक्रम का प्रभाव आपकी बुद्धि पर भी पड़ता है, अतः बुद्धि को जो है जन्मजात माना जाता है। स्पीयरमैन ने बुद्धि के विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों को वंशानुक्रम की देन माना है, और यह भी माना है कि बालक बुद्धि वंशानुक्रम से निश्चित होती है। अब देखिए, मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव पड़ता है। मूल प्रवृत्तियां बालक के व्यवहार को शक्ति प्रदान करती हैं। इसको हम देख नहीं सकते, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार को देखकर पता लगाते हैं कि कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होकर जो है व्यवहार का संचालन कर रही है। मैकडूगल महोदय ने इसका पता लगाया था, और इनको जानने के लिए इन्होंने प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों के साथ एक संवेग को भी जोड़ दिया, जो मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। संवेग को देखकर मूल प्रवृत्ति का पता लगाया जाता है। इन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये वंश भी से ही प्राप्त होते हैं। मूल प्रवृत्तियां एवं सहयोगी संवेग निम्नलिखित हैं। देखिए, मूल प्रवृत्ति और संवेग, इन्होंने दोस्तों इतने जो है मूल प्रवृत्तियां और संवेग बताए हैं। देखिए, मूल प्रवृत्तियां हैं पलायन और निवृत्ति, जिज्ञासा, युक्तता और आत्मगौरव। और दोस्तों, संवेग हैं भय, घृणा, आश्चर्य, क्रोध और सकारात्मक सहानुभूति। देखिए, स्वभाव और का प्रभाव बताया है। स्वभाव पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, यानी आपके नेचर पर भी जो है वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ेगा। आप इसी प्रकार से क्रोधी हैं या निर्दयी हैं, स्वभाव वाले माता पिता के बालक भी निर्दयी एवं क्रोधी होंगे, हैं, इस प्रकार इन्होंने माना है। देखिए, और सेल्डर महोदय ने स्वभाव का अध्ययन करते हुए 3 भागों में इसको विभक्त किया है। एक है जो है, देखिए, जो है विशे रोटोनिया और सोमेटोटोनिया और सेब्रोटोटोनिया। तो दोस्तों, इसके अंदर देखिए क्या है, स्वभाव के व्यक्तित्व समाज प्रिय और आराम पसंद, हंसमुख होते हैं। और दोस्तों, अब देखेंगे दूसरे नंबर की सोमोटोटोनिया। इस प्रकार के जो स्वभाव में व्यक्ति महत्वाकांक्षी, क्रोधी, निर्दयी और सम्मान प्रिय, दृढ़ प्रतिज्ञ विशेषताओं वाले होते हैं। और सेरोब्रोटोनिया, और देखिए इसमें क्या होता है कि चिंतनशील, एकांत प्रिय और जो है नियंत्रण पसंद करते हैं। और देखिए, शारीरिक गठन पर प्रभाव पड़ता है। आपका सिस्टम जो है फिजिकल स्ट्रक्चर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। बालक का शारीरिक गठन एवं शरीर की बनावट उसके वंशजों पर निर्भर होती है। कार्ल पियर्सन ने बताया कि माता पिता की लंबाई, रंग एवं स्वास्थ्य आदि का प्रभाव बालकों पर पड़ता है। क्रेसमर महोदय ने इसका अध्ययन करते हुए शारीरिक गठन के आधार पर संपूर्ण मानव जाति को 3 भागों में विभक्त किया है। एक, पिकनिक। इस प्रकार का व्यक्ति छोटे शरीर में, मोटा, कद में छोटा और गोल मटोल होता है, जो है चर्बी युक्त होता है। उसका सीना चौड़ा और जो है लेकिन दबा हुआ तथा पेट निकला हुआ होता है।
एथलेटिकल। देखिए, आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे दोस्तों अपने जीवन में, जिसका जो है शरीर मोटा होगा, कद में छोटा होगा, मतलब गोल मटोल टाइप का होगा, और जो उसका जो पेट बाहर को निकला हुआ होता है। अब होते हैं एथलेटिक। एथलेटिक मतलब खेल से संबंध रखने वाले। इस प्रकार की शारीरिक क्षमताओं के आधार पर युक्त होता है, जैसे सिपाही और खिलाड़ी। तो दोस्तों इसमें एथलेटिक आ जाते हैं। एक है एस्थेनिक, यानी इस प्रकार का व्यक्ति दुबला पतला शक्तिहीन शरीर का होता है, संकुची होता है, वह संकोच में रहता है, हमेशा सोचता ही रहता है क्या करें क्या ना करें, आगे क्या होगा, हमने क्या किया, अब क्या करेंगे हम। दोस्तों इस प्रकार की सोचता रहता है, और इसी प्रकार अन्य लोगों को भी प्रभावित नहीं कर पाता है। देखिए, व्यवसाय योग्यता पर प्रभाव पड़ता है, यानी आपका व्यवसाय है दोस्तों, उस यानी कि वोकेशनल एबिलिटी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा वंशानुक्रम का, यानी उसके माता पिता क्या व्यवसाय करते हैं, योग्यता की कुशलता पर हस्तांतर होती है। केटल ने 1885 अमेरिकन वैज्ञानिकों ने परिवार का अध्ययन कर पाया कि उनमें 1/5 व्यवसायी वर्ग, 1/2 का भाग उत्पादक वर्ग और केवल 1/4 भाग कृषि वर्ग थे। अतः स्पष्ट है कि व्यवसाय कुशलता वंश पर आधारित होती है। और समाज स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों वंशानुक्रम का, यानी जो लोग वंश से अच्छा चरित्र या गुणवान होते हैं, सामाजिक स्थिति संबंधित विशेषताओं को लेकर उत्पन्न होते हैं, और वे ही सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। विंसेम महोदय का मत है कि गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान ही प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। देखिए, जैसा जो है एडवर्ड नामक परिवार से एक प्रतिष्ठित नागरिक थे। इनकी संतान विधानसभा के सदस्य, महाविद्यालयों के अध्यक्ष आदि आदि प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हुए थे। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक परिस्थितियां वंशानुक्रमणीय होती हैं। सोचें तो दोस्तों इनका यही मतलब है कि जैसे माता पिता होते हैं, उनके जो है गुण बच्चे में मिल जाते हैं। अब देखिए, बालक के विकास पर वंशानुक्रम प्रभाव के स्पष्ट कीजिए, वंशानुक्रम के सिद्धांतों या नियम को बताइए। तो दोस्तों परीक्षा में आपके इसी प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, और दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे आपके कि जो है इसका नियम किसने दिया वो है, और यह जो है परिभाषा किसने दी। तो आपको यह सब अच्छे से याद करके जाना होगा। तो दोस्तों बाकी की जो आपका चैप्टर है यह आपके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, वातावरण, परिवार, समाज, विद्यालय, संचार। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए।